हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे, और बहुत सारे चीज़ें हैं उसके बारे में आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स electrons oblique electron through a conductor to a certain point and within a certain period of time। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज पार्टिकल्स मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह अगर किसी भी कंडक्टर में एक सर्टेन पॉइंट से लेकर के एक सर्टेन टाइम तक होता है तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किसी भी कंडक्टर में एक सर्टेन पॉइंट से लेकर के एक सर्टेन टाइम के बीच में होता है, सर्टेन टाइम लिमिट के बीच में होता है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टर है और जिसके थ्रू है जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे हैं। तो क्या है, ये चार्ज पार्टिकल जो है एक सर्टेन पॉइंट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक है, एक सर्टेन पॉइंट है और सर्टेन टाइम में कर रहा है। एक इसकी लिमिट टाइम है, उस लिमिट टाइम पे बार बार इस पे मूव कर रहा है। तो इस एक्टिविटी को फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं और इसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करता है उस पे आप देखेंगे। कंप्लीट सर्किट इज मेड बिटवीन द टूल्स एंड द एनर्जी सोर्स। तो कंप्लीट सर्किट कैसे बनता है? जो टूल्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हो और जो एनर्जी सोर्स जो आ रहा है बाहर से जो कि उसमें इनपुट देते हैं, तो इनके बीच ही वो एक कंप्लीट सर्किट बनाता है। टूल्स और एनर्जी सोर्स के बीच में एक कंप्लीट सर्किट बनता है। अब इसमें देखेंगे हाउएवर इफ द टूल इज डैमेज द पर्सन में बी कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बिकम पाथ फॉर द करेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी भी कारण से अगर टूल्स डैमेज है तो उस केस में जब कोई आदमी उसके कांटेक्ट में आता है तो उसका बॉडी ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पथ बन जाता है। और रीजन क्या हो, जब इलेक्ट्रिकल पथ बनता है तो उस केस में वो आदमी है जो इलेक्ट्रिकल शॉक का शिकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ डिफिनेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। डिफिनेशन एंड टर्म्स। अब यहाँ पे दो तरह के करंट होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। पहला एक होता है डीसी करंट एंड सेकेंड होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट एक पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं है, सेम जा रहा है देखिए। जबकि एसी करंट में इसके पोलैरिटी में बार बार चेंज हो रहा है, अप डाउन होता है। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं। डीसी करंट मीन्स ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन विच द पोलैरिटी डज नॉट चेंज, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होता है। एंड करंट ऑलवेज फ्लो इन सेम डायरेक्शन, और करंट है जो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जबकि इसका अपोजिट एसी में देखेंगे, इसमें क्या होता है, करंट का हमेशा इसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है और करंट है जो एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। यहाँ पे करंट है इस डायरेक्शन में आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इधर जाता है। ठीक है, मीन्स ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रेगुलरली रिवर्सेस इट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमेशा रिवर्स होते हैं, तो ऐसे करंट को एसी करंट बोलते हैं और ये है जो डीसी करंट है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट सर्किट एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो उसके बारे में देखें। शॉर्ट सर्किट कब होता है? इफ द सर्किट माने जो कि करंट पथ है जिससे करंट क्रॉस करता है इज ब्रोकन, अगर वो पथ में कहीं भी ब्रोक हो गया है, टूट गया है या डैमेज हो गया है, देन करंट फ्लो डायरेक्टली टू अर्थ। तो करंट क्या करता है, चूंकि वो इक्विपमेंट टूटा हुआ है तो उसके थ्रू ना क्रॉस करके वो क्या करता है, डायरेक्टली करंट फ्लो डायरेक्टली टू अर्थ, तो जमीन के अंदर वो जाने लगता है रेदर देन इंटेंडेड इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट लगाया गया है उसके थ्रू ना जा करके वो जमीन में डायरेक्टली जाता है, और जिसके कारण ही यहाँ पे 10 से शॉर्ट सर्किट यहाँ पे होता है। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो जुड़ा हुआ रहता तो इधर से इधर आके फिर इधर आ जाता है। यहाँ पे डैमेज है जिसके कारण वो जमीन में जाएगा। एज द रेसिस्टेंस इट ग्रेटली रिड्यूस,
अब क्या होता है कि जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में चूंकि ये जमीन से टच हो गया तो यहाँ पे इसका जो रेसिस्टेंट होता है वो बहुत तेजी के साथ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जा। रेसिस्टेंट का मतलब कि करंट के फ्लो को कितना रोक सकता है, बट वो नहीं है। जैसे ही डैमेज होता है तो ये क्या है, हमारा जो पृथ्वी है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो जैसे ही टच होता है तो वहाँ रेसिस्टेंट घट जाता है और पृथ्वी है जो उसको जमीन है जो बहुत तेजी के साथ पूरे करंट को ये कर लेता है। बट द वोल्टेज रिमेन, बट इसमें क्या होता है कि वोल्टेज है जो सेम रहता है एंड ए रैपिड इंक्रीज इन द करंट विच कुड रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल शॉक। तो यहाँ पे क्या होता है, रैपिडली माने बहुत तेजी के साथ है जो करंट यहाँ पे बढ़ता है, जिसके कारण किसी को भी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ वोल्टेज क्लासिफिकेशन दिया गया है एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसके बारे में देखेंगे। तो एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द फॉलोइंग वोल्टेज क्लासिफिकेशन। लो वोल्टेज को हम कहाँ तक मानते हैं, जो अप टू 250 वोल्ट तक होता है लो वोल्टेज में आता है। मीडियम वोल्टेज को 250 से लेकर के 650 वोल्ट को मीडियम बोलते हैं। हाई वोल्टेज जो होता है 650 वोल्ट से लेकर के 33,000 वोल्ट तक, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है एबव 33,000 वोल्ट से जो ऊपर वाले होते हैं उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर। अब किसको कहते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि कंडक्टर एक मेन चीज है, क्योंकि कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें रन करता है। तो यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर की बात हम करेंगे। तो कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए। अगर कंडक्टर नहीं है तो मूव कैसे करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नीड ए मीडियम टू फ्लो एंड दिस मीडियम इज कॉल्ड कंडक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, वही मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए और उस मीडियम को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है कैसे बनता है, यूजुअली इट इज मेड फ्रॉम द मेटल, कॉपर से भी बनता है, एल्युमिनियम से भी बनता है, चांदी से भी बनता है, सोने से भी बनता है, सब अलग अलग। बट चांदी और सोना बहुत कॉस्टली होते हैं इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। कॉपर खास करके ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें थोड़ी रेसिस्टेंट पावर कम होती है, जबकि एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो जिसके कारण रेसिस्टेंट ज़्यादा होने के कारण एल्युमिनियम में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे वो जलता रहता, लाइट देता रहता है, तो वहाँ पे रेसिस्टेंट का प्रॉब्लम रहता है। तो कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे, सुपर कंडक्टर ये भी मेटल ही है, मेटल विच हैव ए वेरी लो रेसिस्टेंट, बहुत ही कम है यहाँ पे। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग सुपर कंडक्टर के रूप में जानते हैं, टू फ्लो करंट एट ए लो टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है पुअर कंडक्टर किसको बोलते हैं, पुअर कंडक्टर मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं रबर, टिम्बर और प्लास्टिक। और इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी हमारे वायर्स होते हैं उसके ऊपर रबड़ का रैपिंग किया हुआ रहता है, किसी में सिंगल और किसी में डबल। वो डिपेंड्स करता है कि उसके अंदर कितने वोल्ट है जो जाने वाला है, तो कितना वो हीट होगा, तो हीट के अनुसार वो उसको बर्दाश्त कर पाए, उसको सहन कर पाए, बियर कर पाए, उसके लिए उस तरह के रबड़ का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। टिम्बर सूखा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, प्लास्टिक में भी नहीं होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर इन सब चीज़ों में भी अगर हाई वोल्टेज अगर सडन आ गया तो ये भी कंडक्टर का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑफ करंट इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर करंट का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले देखेंगे हम रेसिस्टेंट की बात करेंगे कि हमारा ह्यूमन का जो रेसिस्टेंट पावर है वो कितना है। कंडीशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट देखेंगे और इसका रेसिस्टेंट पावर किसका कितना है। सपोज ड्राई स्किन है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके अंदर रेसिस्टेंट पावर जो होता है 10,000 से लेकर के 60,000 ओम्स तक होता है। ओम्स है जो ये यूनिट है रेसिस्टेंट का। ठीक है। वेट स्किन में घट जाता है, देख रहे हो काफी घट गया, 10,000 जो था अब यहाँ ओनली 10,000 ओम्स ओनली हो गया, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है। इसलिए बेट स्किन में अगर कोई भी किसी को करंट लगता है, शॉक ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंट पावर हमारे बॉडी का घट जाते हैं और टेंशन घट जाते हैं। हैंड टू फुट जो रेसिस्टेंट पावर होता है वो 400 से लेकर के 600 ओम्स तक होता है।
एंड ईयर टू ईयर ओनली 100 ohms होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट एंड कॉजेज। इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट क्या क्या हो सकते हैं और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। बट इसके बारे में जानने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इसको शेयर भी अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का इंफॉर्मेशन उनको भी मिलता रहे। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट एंड कॉजेज का रीजन क्या है। इम्प्रॉपर वायरिंग। वायरिंग अगर गलत किया हुआ है साइड पे, आप अगर साइड से रिलेटेड होंगे तो देखते होंगे वायरिंग ठीक नहीं है, अगर कट गया है तो उसी किसी तरह हम उस पर इंसुलेशन लगा दिए या ऐसे ही छोड़ दिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का डर हो सकता है। अब्सेंस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन ही नहीं है उस पर, लाइव है और उसको हमने इंसुलेट नहीं किया, फिर से ऊपर से टेप नहीं लगाया, तो उस केस में एक्सीडेंट होता है। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर से कोई एक्सपोज होता है, किसी का बॉडी टच हो जाता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। ओवरलोडेड सर्किट, अगर कोई सर्किट उसमें बहुत सारे लोड दे दिए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्टेक्ट विथ पावर लाइन से कॉन्टेक्ट हो गया तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अंडर ग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट, पावर टूल्स ही डैमेज है और इक्विपमेंट डैमेज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की 100% संभावना है। यूजिंग द रॉन्ग पीपी या रॉन्ग पावर टूल्स, रॉन्ग पीपी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या रॉन्ग पावर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट या उससे आगे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हजार्ड रिस्क एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले इसके हजार्ड क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉक, पहले सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के कारण आपने देखा होगा कई लोगों को इलेक्ट्रिकल वायर खेत में या कहीं रोड पे गिरे रहते हैं और उसमें पावर रहता है, कोई उसके साथ टच में आ जाता है तो आदमी जल जाता है, बुरी तरह जल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क हुआ या फ्लैश, या एक खास करके जहाँ पे सब स्टेशन होता है और उसके जो पैनल्स होते हैं उसमें अगर रिपेयर के टाइम में या कोई काम करने वक्त अगर उसमें कोई मेटेलिक पार्ट गिर जाता है और जो दो फेज के साथ उसका कनेक्शन बन जाता है, तो उस कनेक्शन के कारण वहाँ पे फ्लैश होता है और जिसमें आदमी बुरी तरह जल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सीडेंट को इलेक्ट्रिकल आर्क या फ्लैश बोलते हैं। ब्लास्ट भी इसको बोल सकते हैं, ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल फायर, शॉर्ट सर्किट होगा और वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो उसके कारण आग वहाँ लगने का डर है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये हो गया प्राइमरी हजार्ड। सेकेंडरी हजार्ड, इसके कारण क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। एब्रेशन हो सकता है, कहीं भी कट छिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्लिप ट्रिप फॉल्स तो ये तो होगा ही, अगर कोई हाइट पे है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया तो वहाँ पे स्लिप भी हो सकता है, ट्रिप भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। इंटेंगलमेंट हजार्ड भी हो सकता है। सपोज कि कहीं पे उसको शॉक लगा और इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह वहाँ पे चालू है तो उसके साथ उसका एंटेंगलमेंट हो सकता है। एंड फॉल फ्रॉम हाइट एज ए रिजल्ट ऑफ शॉक, और शॉक लगा तो ऊपर से गिरने की संभावना है। अगर हाइट पे शॉक लगा वहाँ पे किसी कारण से और आदमी हाइट में है और वहाँ पे सपोज करो उस तरह का, तो वहाँ पे गिरने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसमें क्या है, ओवरलोड पे चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉक पे चर्चा करेंगे, और सिविरिटी ऑफ शॉक डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे इसका सिविरिटी डिपेंड्स करता है कि शॉक कितना ज्यादा लगेगा, उसका रीजन क्या है। तो पहले देखते हैं ओवरलोड किस कंडीशन में हो सकता है। पहला, टू मच करंट इन ए सर्किट, सर्किट में बहुत ज्यादा करंट दिया हुआ है तो उसके इसमें ओवरलोड उसको बोलेंगे। टू मेनी डिवाइसेस बेन प्लग्ड इनटू ए सिंगल सर्किट, बहुत सारे डिवाइसेस को एक सिंगल सर्किट में जोड़ दिया तो वहाँ पे ओवरलोड होने की संभावना है। और ओवरलोड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगेगा, कुछ भी हो सकता है। द इलेक्ट्रिकल करंट विल हिट द वायर टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसके कारण यहाँ पे आग लगने की संभावना हो सकती है। डैमेज पावर टूल्स कैन कॉज ओवरलोड, पावर टूल्स को डैमेज कर सकता है, अगर वहाँ हैवी लोड है तो वो वायर गल जाएंगे, कुछ भी होगा, इस तरह का वहाँ पे केसेज हो सकता है। एंड ओवरलोड कैन लीड टू ए फायर एंड इलेक्ट्रिकल शॉक, ओवरलोड होगा तो उसका क्या होगा, उसकी परिणाम क्या निकलेंगे, फायर लगेगा या इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल शॉक्स के क्या है उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक इज कॉज बाई ए करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, इलेक्ट्रिकल शॉक तभी लगेगा जब करंट किसी भी व्यक्ति के बॉडी से पास करेगा।
तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिकल शॉक हैपेंस इफ ए पार्ट ऑफ योर बॉडी कंप्लीट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो शॉक तभी लगता है जब किसी भी ह्यूमन का बॉडी है जो सर्किट बनता है। तो सर्किट कैसे बनेगा? जब कोई भी पार्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट उससे टच होता है और अगर आदमी जमीन के संपर्क में खड़ा है तो वो सर्किट उसके बॉडी के थ्रू सीधा जमीन में जाने लगता है, तो आदमी सर्किट बन जाता है। तो इस केस में उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अब देखेंगे टचिंग ए लाइव वायर एंड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड। तो इसके कारण भी होता है, कोई है जो लाइव वायर को टच कर दिया है एंड इलेक्ट्रिकल ग्राउंड कहीं पे है तो उसको टच किया है, तो उस केस में उसको शॉक लग सकता है। एंड टचिंग ए लाइव वायर एंड अनदर वायर एट ए डिफरेंट वोल्टेज। तो कोई जो है कि एक वायर को टच किया है और दूसरे जो उसके जो वायर हैं उसमें डिफरेंट वोल्टेज है, तो इस कारण से भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचना बहुत जरूरी है। अब डिपेंड्स करता है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, मतलब उसकी सिविरिटी क्या हो सकती है। सिविरिटी डिपेंड इन 3 चीज़ों पे करता है कि उसको कितना शॉक लगने वाला है। तो सबसे पहले पाथ ऑफ करेंट थ्रू द बॉडी, पाथ ऑफ करेंट थ्रू द बॉडी। तो करंट का जो पथ है वो बॉडी के थ्रू क्रॉस कर रहा है, ठीक है। पहला अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। अब बॉडी से कितना अमाउंट करंट पास किया इस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बॉडी। दूसरा पॉइंट है एंड लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द करंट, और बॉडी में करंट है जो कितने समय तक रहा। ये 3 चीज है जो मेन है। बॉडी पथ बनना चाहिए, बॉडी जो किसी का है वो करंट पथ बनना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा कितना अमाउंट उसके बॉडी के थ्रू क्रॉस किया है और कितने टाइम तक उसके बॉडी में रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी। इफेक्ट क्या होगा अगर किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, तो उसके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले पेन हो सकता है, इंटरनल बर्न्स हो सकता है, एक्सटर्नल बर्न्स हो सकता है। डिपेंड्स करता है करंट कौन सा बॉडी पार्ट के थ्रू क्रॉस किया उस पर निर्भर करता है। तो एक्सटर्नल बर्न, इंटरनल बर्न, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब मसल सिकुड़ गया, तो वो एक चीज हो सकता है। रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं, सांस लेने में उसको तकलीफ हो। अगर सपोज करिए करंट पास किया और किसी के हैंड के थ्रू दूसरे हैंड के थ्रू निकला, तो इस केस में क्या होता है, तो हार्ट के थ्रू से अगर हार्ट के बगल से अगर क्रॉस किया है तो वहाँ पे रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है जो कि अभी इसमें बताया। एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये तीनों मिला जुला के एक ही पॉइंट है। अगर यहाँ करंट है जो अगर हमारे हार्ट के अगल बगल से क्रॉस करता है तो इस केस में तीनों ही प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओवरहेड पावर लाइन्स एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस कितना मेंटेन करना चाहिए। पावर लाइन है 11 kV एंड एबव है तो कम से कम डिस्टेंस हमारा 1.40 मीटर होनी चाहिए। 33 kV एंड बिलो है तो 3.6 मीटर होनी चाहिए। 132 kV एंड बिलो है तो 4.70 मीटर होनी चाहिए। और 273 kV एंड बिलो है तो 5.7 मीटर होना चाहिए। एंड 400 kV एंड बिलो तो इतना होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस का हमें ध्यान रखना है, इस पे नज़र रखनी है, ठीक है। तो आपने आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी हो चुकी है। अगर आपको इतनी जानकारी है तो साइड पे इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। सो एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले, और शेयर जरूर करें दोस्तों में ताकि उनको भी ये नॉलेज मिलता रहे। ओके, थैंक यू।